आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी शिक्षण के अंतर्गत भाषा शिक्षण की विधियाँ। तो आइए जानते हैं कि भाषा शिक्षण की विधि क्या है। भाषा शिक्षण की विधि। भाषा शिक्षण की विधि। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी कोई भाषा का प्रयोग किया जाए, भाषा को पढ़ाया जाए कक्ष के अंतर्गत, तो किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है, विशेष तौर पर हिंदी भाषा के संदर्भ में। जब भी भाषा शब्द की चर्चा होती है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि भाषा अपने आप में बहुत से आयामों का एक समूह है। इस भाषा के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण इसके आयाम हैं, पक्ष हैं। एक है व्याकरण का और दूसरा है साहित्य का। व्याकरण के अंतर्गत जैसा कि हम जानते हैं कि व्याकरण वह एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम शब्दों पर नियंत्रण करते हैं, शब्दों की शुद्धि, वर्तनी की शुद्धि या भाषा संबंधित जो विकार हैं उनको दूर करने का या व्यवस्थापन करने का कार्य करते हैं हम। तो इस व्याकरण के अंतर्गत आता क्या है, तो है पहले तो शुरुआत होती है ध्वनि से ही, वर्ण से, शब्द से, वाक्य से अर्थात वाक्य विन्यास से। उपसर्ग है इसका भाग, प्रत्यय है, संधि है, इसके अंतर्गत समास है या कारक आदि हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह व्याकरण का भाग है। साहित्य के अंतर्गत इसकी भी कुछ विधाएं हैं, इसके भी कुछ भाग हैं। एक तो है गद्य का भाग, दूसरा है पद्य का भाग और तीसरा है नाटक का भाग। इस गद्य और पद्य को काव्य की विधा में रखा जाता है। काव्य के ये भेद हैं। इसमें एक इन दोनों का, गद्य और पद्य का मिश्रित रूप भी होता है जिसको हम चंपू काव्य कहते हैं, जिसमें एक इस प्रकार की रचना होती है जिसमें गद्य भी होता है, बीच बीच में पद्य भी आता है। तो पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों ही होता है। मुख्य विधाएं जो हैं वो गद्य और पद्य की है और तीसरी है नाटक। ये तो साहित्य के आयाम हैं, इसके पक्ष हैं। गद्य के अंतर्गत अगर हम देखें तो गद्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है इसका पक्ष है कहानी का, निबंध का, संस्मरण का, रेखा चित्र का या रिपोर्टाज का। कहानी है, निबंध है या संस्मरण हो, रेखा चित्र हो या रिपोर्टाज हो, तो ये इसको हम गद्य की श्रेणी में रखते हैं। पद्य में कविता, दोहा, चौपाई इत्यादि इसमें आते हैं। छंदोबद्ध हो, जिसमें यति, गति, लय, ताल, सुर, छंद आदि का ध्यान रखा जाता हो, तो वो पद्य की श्रेणी में आता है। नाटक में जैसे कि एकांकी या एकांकी अथवा प्रहसन हो, ये नाटक के भेद में आते हैं, नाटक के पक्ष हैं। इस प्रकार जब हम भाषा की बात करते हैं तो यह जो हमारी भाषा है वह इन सभी डायमेंशंस को, पक्षों को लेकर सामने आती है। कोई भी भाषा हो तो उसके इतने सारे पक्ष होते हैं। एक तो उसका मुख्य पक्ष होता है व्याकरण का और दूसरा मुख्य पक्ष होता है साहित्य का। साहित्य के इतने सारे भेद होते हैं, उपभेद होते हैं। उसी प्रकार से व्याकरण के भी भाग हैं
और इन सब के अंतर्गत हम विधियों का चयन भिन्न भिन्न प्रसंग और प्रकरण और विषय वस्तु के अनुसार विधियों का चयन करते हैं। जैसे व्याकरण की अगर हम बात करें तो व्याकरण के शिक्षण की विधियां अलग हैं, वहीं पे साहित्य के अंतर्गत गद्य की विधि अलग है, पद्य की विधि अलग है या नाटक की विधि अलग है। और इस प्रकार हम देखेंगे कि कहानी, निबंध या संस्मरण, रेखाचित्र या रिपोर्टाज के संदर्भ में विधियां जो रहती हैं वह पद्य में बदल जाएंगी, नाटक में जाके और बदल जाएंगी। और ये जो साहित्य की विधियां हैं ये पूरी तरह से व्याकरण में आके बदल जाती हैं, व्याकरण में उन विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा में इन सब के अनुकूल अलग अलग विधियों का हम प्रयोग करते हैं और शिक्षकों को करना भी चाहिए। सामान्य तौर पर जब हम भाषा शिक्षण की बात करते हैं तो अधिकाधिक शिक्षक या कोई भी छात्र इसके संदर्भ में बस इतना ही कहते हैं कि भाषा शिक्षण के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष विधि होनी चाहिए, लेकिन इतना ही मात्र काफ़ी नहीं है, इसके अतिरिक्त भी है। भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि के अतिरिक्त भी इन सभी विषय वस्तुओं के अनुसार, इनके प्रसंग के आधार पर, इनके शिक्षण विधियों की जो रूपरेखा है, जो इनकी प्रकृति है, जो इनका नेचर है, स्वभाव है, उसके आधार पर विधियों का स्वरूप बदल जाना चाहिए। आइए जानते हैं कि व्याकरण में किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है और गद्य, पद्य और नाटक में। सबसे पहले हम बात करते हैं व्याकरण की। तो व्याकरण में इन सभी पक्षों के शिक्षण के लिए दो महत्वपूर्ण विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक है आगमन विधि, और दूसरी विधि है निगमन विधि। ये दो महत्वपूर्ण विधियां हैं व्याकरण की। वैसे तो यह विधियां सारी विधियां जो हैं ये तकनीकी या विज्ञान में भी प्रयोग की जाती हैं, चाहे वो निगमन विधि की हम बात करें, आगमन विधि की बात करें, जहां पर भी सूत्र से आधारित संबंधित शिक्षण हो, नियम से संबंधित कोई शिक्षण हो, उन सभी क्षेत्रों में आगमन निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। चूँकि यहाँ पर भी हम व्याकरण में नियमों की बात करते हैं, तकनीकी पक्ष की बात करते हैं या नियमीकरण की बात करते हैं, व्यवस्थापन से संबंधित बातें होती हैं, इस आधार पर, सूत्रों के आधार पर जो शिक्षण की प्रक्रिया है, इसके कारण हम व्याकरण में आगमन विधि और निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। एक एक करके दोनों को जानते हैं कि आगमन विधि और निगमन विधि क्या है, ताकि इससे संबंधित कोई भी या किसी प्रकार की शंका न रह जाए और किसी भ्रम के वश कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं, गलत ना हो। सबसे पहले जानते हैं कि आगमन विधि क्या है। आगमन विधि, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। सबसे पहले तो ये कि यह छोटी कक्षाओं के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए यह शिक्षण विधि है। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए या कम परिपक्व छात्रों के लिए, कम परिपक्व जो छात्र हों उनके लिए, या फिर प्रारंभिक कक्षाओं के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि की प्रक्रिया क्या है, क्या करते हैं हम, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए इस विधि में। सबसे पहले तो इसका जो सूत्र है और जो स्वरूप है वह यह है कि यह उदाहरण से नियम की ओर यह प्रक्रिया चलती है। उदाहरण से नियम, सबसे पहले उदाहरण का हम विश्लेषण और संश्लेषण करेंगे और उसके आधार पर सामान्यीकरण और नियमीकरण की प्रक्रिया अपनाएंगे, तब हम नियम और परिभाषा की बात करेंगे। जैसे अगर हम कहें कि विद्या धन आलय, तो यहाँ पर हम छात्रों को बताएंगे कि देखिए बच्चों, यहाँ आ है और यहाँ भी आ है, तो आमने सामने जब दो समान स्वर हों तो ऐसी इस प्रकार की संधि दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। ये आपस में जुड़ करके दीर्घ हो जाते हैं, जिनके कारण हम इनको
दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। आ और आ मिल करके आ ही होता है, और यह चूंकि दीर्घ रहता है इसलिए इसको हम दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। दीर्घ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब मात्रा इसकी बड़ी हो जा रही है। स्वर इसलिए कहेंगे क्योंकि आमने सामने स्वर हैं, और चूंकि दोनों वर्णों को जोड़ा जा रहा है इसलिए इसको हम संधि कहेंगे। तो इस प्रकार हम अब नियम बनाएंगे कि ऐसी व्यवस्था जो होती है वह दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। तो हमने यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया अपनाई? पहले उदाहरण को लिया, उसका विश्लेषण किया, फिर संश्लेषण किया, और हमने नियम बना लिया। तो इस प्रकार से विश्लेषण संश्लेषण की प्रक्रिया अपनाते हुए नियम तक पहुंचने की जो व्यवस्था है वह आगमन विधि कहलाती है। इसमें सबसे पहले हम कहां पर पहुंचते हैं? सबसे पहले लेते हैं उदाहरण को, उसके बाद उसके विश्लेषण के बाद हम उसका नियम बनाते हैं। निगमन विधि ठीक इसके विपरीत होती है। जैसा कि हमने देखा आगमन विधि में कि यह प्रारंभिक कक्षाओं के लिए प्रयोग की जाती है और कम परिपक्व बच्चों के लिए प्रयोग की जाती है यह विधि, आगमन विधि, जबकि निगमन विधि इसके विपरीत है। निगमन विधि इसके ठीक विपरीत है। जो आगमन विधि है उसके उल्टा है। क्या है इसमें विपरीतता? तो ये है कि माध्यमिक या उच्च कक्षाओं में यह प्रयुक्त होती है। यह जो विधि है निगमन विधि, यह बड़े बच्चों के लिए होती है, उच्च कक्षाओं के लिए होती है, माध्यमिक कक्षाओं के लिए होती है, जबकि आगमन विधि जो थी वो प्रारंभिक और प्राथमिक कक्षाओं के लिए, कम परिपक्व बच्चों के लिए, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि यह जो है वह अधिक परिपक्व छात्रों के लिए। निगमन विधि जो होती है वह अधिक परिपक्व बच्चों के लिए होता है इसका प्रयोग। अब जानते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है। इस प्रक्रिया में जैसा कि हमने देखा कि आगमन विधि में हमने सबसे पहले उदाहरण को लिया, उदाहरण का विश्लेषण किया, फिर उसका संश्लेषण किया, तदनुसार हमने नियमीकरण की प्रक्रिया अपनाई। यहाँ पर हम उस प्रक्रिया को उल्टा कर देंगे, विपरीत कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले हम नियम लेंगे और नियम से उदाहरण तक पहुँचेंगे। क्या करते हैं? जैसे ठीक दीर्घ स्वर संधि का जो हमने उदाहरण देखा, यहाँ पर हम उल्टा करके इसी उदाहरण को देखते हैं। जैसे हमने कहा कि जब दो परस्पर नियम बनाया, नियम सामने रखा कि जब दो परस्पर समान स्वर हों, आमने सामने समान स्वर हों, तो इस प्रकार की जो स्वरों की संधि होती है वह दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। हमने नियम बना लिया और उदाहरण दे दिया, जैसे विद्यालय, विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय इत्यादि। तो ये जो उदाहरण है यह दीर्घ स्वर संधि का है। ये हमने उदाहरण दे दिया, नियम बता दिया और उदाहरण दे दिया। चूँकि परिपक्व बच्चों को नियम आसानी से समझ में आ जाता है पहले, और उसके उदाहरण से उसको हम जोड़कर बता पाते हैं और वो आसानी से पहचान लेते हैं, जिसके कारण हमको उदाहरण के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल नियम बताते हैं और सीधा सीधा उसके उदाहरण पर पहुँचते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है वह निगमन विधि कहलाती है। यह बड़ी कक्षाओं के लिए प्रयोग की जाती है, माध्यमिक कक्षाओं के लिए प्रयोग की जाती है, या अधिक परिपक्व छात्रों के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यूँ तो आगमन निगमन दोनों ही विधि का प्रयोग शिक्षक को करना चाहिए व्याकरण शिक्षण के दौरान। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई छात्र माध्यमिक कक्षा में है तो उसके लिए आगमन विधि के प्रयोग नहीं किया जा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए भी यदि आवश्यक है तो प्रसंग के अनुसार, विषय वस्तु के विश्लेषण के आधार पर हम आगमन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं उच्च कक्षाओं में भी। वह शिक्षक के विवेक पर निर्भर करता है कि कक्षागत परिस्थिति के आधार पर वह निर्णय ले कि किस विधि का प्रयोग वहाँ पर व्याकरण के अंतर्गत करना चाहिए। आइए जानते हैं भाषा के अंतर्गत जो दूसरा उसका महत्वपूर्ण पक्ष था, यानी कि साहित्य का। साहित्य में हमने देखा कि साहित्य में भी कुछ विधाएं थीं। इनकी विधा थी गद्य की, पद्य की और नाटक की। नाटक में
एकांकी, एकांकी, प्रहसन, रूपक इत्यादि इसके उपभेद होते हैं। पद्य में दोहा, चौपाई, कविता आदि जितने भी हैं छंदोबद्ध वे आते हैं कविताएं। और गद्य में कहानी, निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र और रिपोर्टाज, ये विधाएं गद्य की हैं। इस प्रकार से साहित्यिक शिक्षण के अंतर्गत हम पहले विधा का पहचान करेंगे कि यह जो पाठ है वह पाठ कहानी है, निबंध है, संस्मरण है, रेखाचित्र है या रिपोर्टाज है। यदि इस विधा के अंतर्गत आती है वह प्रकरण, तो उस प्रकरण को हम गद्य शिक्षण के अंतर्गत रखेंगे और गद्य शिक्षण की विधियों का प्रयोग करेंगे। यदि वह कविता, दोहा, चौपाई या छंदोबद्ध कोई अन्य रचना है तो वह पद्य के विधा के अंतर्गत आएगी और उसकी शिक्षण विधियां अलग होंगी। इसी प्रकार से यदि कोई नाटक है, एकांकी है, प्रहसन है या रूपक है तो उसका मंचन किया जाता है और उसकी विधि अलग होगी शिक्षण की। इस प्रकार से एक शिक्षक को प्रसंग के आधार पर कक्षागत जो परिस्थिति होती है और जो उसका प्रकरण होता है शिक्षण का, उसके आधार पर उसके गद्य की विधि, पद्य की विधि या नाटक की विधि अपनानी चाहिए। एक एक करके यहाँ पर जानते हैं कि इनकी विधियाँ क्या हैं। यदि हम गद्य की बात करें तो इसमें भी ध्यान देना चाहिए छात्रों के स्तर के आधार पर। जिस प्रकार के छात्रों का स्तर होता है उस प्रकार की विधियों का हमको प्रयोग करना चाहिए। एक एक करके हम लोग जानते हैं। जैसे एक इसकी विधि है कहानी कथन। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं गद्य शिक्षण की, कहानी कथन विधि। विभ्रम न हो इसके लिए हम इसको दूर कर लेते हैं, कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्पष्टता से हम लोग इसको जानेंगे कि गद्य शिक्षण में हमको किन किन विधियों का प्रयोग करना होगा। उसके अंतर्गत हमको एक महत्वपूर्ण विधि जानने को मिली कि ये कहानी कथन विधि प्रयोग की जानी चाहिए। दूसरी है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि एक और विधि है जिसको हम रिक्त पूर्ति या अधूरी कहानी विधि भी कहते हैं। रिक्त पूर्ति विधि या अधूरी कहानी विधि भी इसको कहा जाता है। ये दोनों एक ही है, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। या फिर इसके अलावा एक और विधि है अर्थ कथन विधि। अर्थ कथन विधि भी गद्य शिक्षण की विधि है। या फिर इसके अलावा एक और विधि प्रयोग की जाती है प्रश्नोत्तर विधि। गद्य शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग किया ही जाता है। अब एक एक करके जानते हैं कि कहानी कथन विधि, व्याख्यान विधि, रिक्त पूर्ति, अर्थ कथन, प्रश्नोत्तर विधि ये क्या है और कैसे हम पहचानेंगे या कब कब हम इसमें परिवर्तन लाएंगे अपने व्यवहार में विधियों के चयन के समय। कहानी कथन में क्या होता है कि शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन करते हुए, शुद्ध वाचन करते हुए कहानी को एक सामान्य धारा में, एक सामान्य से प्रवाह में सुनाया जाता है और कह दिया जाता है, जिससे छात्र आसानी से उसका अनुकरण करें, उसको समझते हुए अपनी कल्पना शक्ति का विकास करेंगे और कहानी के भाव को ग्रहण करेंगे। तो ये सामान्य सी विधि होती है गद्य को पढ़ाने की, कहानी कथन विधि की। दूसरी प्रक्रिया है व्याख्यान विधि की। व्याख्यान विधि में शिक्षक प्रौढ़ता की शैली अपनाता है। प्रौढ़ता की शैली से तात्पर्य है कि वह विस्तृत व्याख्या करते हुए और विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से गद्य काव्य की जो विधा है, जो कहानी है, उसके भावों को दर्शाते हुए
और विभिन्न पक्षों की व्याख्या के साथ उसको समझाने की कोशिश करता है और छात्रों तक पहुंचाता है। तो वो प्रक्रिया बड़ी होती है, विशद होती है, परिपक्व अवस्था होती है, इसलिए उसको व्याख्यान विधि जो है परिपक्व छात्रों के लिए, बड़े बच्चों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। चूँकि इसमें एक पक्षीय प्रक्रिया होती है, शिक्षक ही केवल सक्रिय होता है और निष्क्रिय भाव से छात्र सुन रहे होते हैं केवल, तो इस वजह से जो प्रक्रिया है थोड़ी सी उबाऊ होती है, बहुत अधिक देर तक अवधान नहीं बना रह सकता, छात्रों का अवधान भंग हो सकता है। इसलिए छोटे बच्चों के लिए यह प्रक्रिया अत्यधिक उपयोगी नहीं होती है, परंतु बड़े बच्चों के लिए यह प्रक्रिया बहुत अधिक कारगर साबित होती है। तीसरी प्रक्रिया है गद्य को पढ़ाने की रिक्त पूर्ति विधि, यानी कि अधूरी कहानी विधि। कोई कहानी का अंश दे देना और उसके माध्यम से बच्चों को उसमें जोड़ते हुए उनके माध्यम से उस कहानी की प्रक्रिया को, उसके भाव को, कथानक को पूरा करने का प्रयास किया जाता है इसके माध्यम से। इसलिए इसको रिक्त पूर्ति भी कहते हैं या अधूरी कहानी कहते हैं। पूरी कहानी एक बार में नहीं सामने रखी जाती है, बल्कि उसको अंश अंश के रूप में, छोटे छोटे भागों के रूप में सामने रखा जाता है, फिर उसको संश्लेषित करने के लिए, जोड़ने के लिए बच्चों को दिया जाता है। दूसरा है अर्थ कथन विधि, यानी कि कहानी का जो सारांश है, भाव है, उसको कहानी के प्रवाह के साथ ही अर्थ भी उसका समझा दिया जाए कि कवि इसमें या लेखक क्या कहने की चेष्टा कर रहा है। तो वो बहुत सामान्य सी प्रक्रिया होती है। दूसरा है, अंतिम और महत्वपूर्ण विधि है इसकी, प्रश्नोत्तर की विधि। गद्य शिक्षण में भी प्रश्नोत्तर विधि अपनाई जाती है और वहाँ पर प्रश्न, जो गद्य का भाव होता है, मूल भाव होता है, उससे संबंधित तरह तरह की जिज्ञासाएं छात्रों के संबंध में, छात्रों के मस्तिष्क में स्थापित की जाती हैं और एक दूसरे से प्रश्न करते हुए उस कथानक को आगे बढ़ाया जाता है, पूरा किया जाता है और कहानी के भाव को समझाने की कोशिश की जाती है। छात्रों की तरफ से भिन्न भिन्न प्रकार के अधिकाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं या सामने रखे जाते हैं और उस प्रश्न के उत्तर के क्रम में कहानी पूरी की जाती है। तो यह जो प्रक्रिया है वह गद्य की ये विभिन्न विधियां हैं, चाहे वो कहानी कथन हो, व्याख्यान विधि हो, रिक्त पूर्ति हो, अर्थ कथन हो या प्रश्नोत्तर हो, ये गद्य के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं पद्य शिक्षण की। पद्य की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है कविता को इंगित करता है। कविता, दोहा, चौपाई, सोरठा इत्यादि ये जो छंदोबद्ध रचनाएं हैं जिसमें यति, गति, लय, ताल, सुर, छंद इत्यादि इन पक्षों का, इन घटकों का इस्तेमाल हुआ होता है, प्रयोग हो चुका रहता है, तो वे जो रचनाएं होती हैं वो कविता या पद्य की श्रेणी में आती हैं। इनके लिए भी विधियों का चयन हमको अलग अलग तरीके से करना होता है और ये जो चयन होता है ये दो स्तरों के आधार पर होता है। एक तो प्राथमिक कक्षा और दूसरा माध्यमिक, कभी कभी उच्च माध्यमिक के स्तर पर भी हम बंटवारा कर लेते हैं, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर। ये हमारा स्तर है, कक्षा स्तर। जब हम कविता शिक्षण की बात करते हैं तो एक ही कविता को अगर हम दो भिन्न आयु वर्ग के, दो अलग परिपक्वता अवस्था वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उस परिस्थिति में हमारी पढ़ाने की जो विधि है, हमारे शिक्षण की जो विधि है, हमारे शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो बदल जाएगी और बदल जानी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों में परिपक्वता कम होती है, कल्पना शक्ति का विकास पूरी तरह से नहीं होता, अमूर्त चिंतन की क्षमता कम होती है, जिसकी वजह से उनको सीखने में दिक्कत आ सकती है या उनका अवधान नहीं बन सकता। इस कारण से हमको विधियों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए कि हमको कविता अगर पढ़ानी है बच्चों को तो किस तरीके से पढ़ाएं। यदि वो बच्चे छोटे हैं तो प्रक्रिया हमारी क्या होगी, यदि वे बच्चे बड़े हैं तो हमारी प्रक्रिया क्या होगी, एक एक करके जानते हैं। प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए सबसे पहले हमको सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वह है इसकी गीत विधि। पद्य शिक्षण के अंतर्गत हमें गीत विधि का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद है अभिनय विधि, अभिनय विधि,
अभिनय विधि के अलावा भी है, अर्थ कथन भी होता है, अर्थ कथन विधि या अनुवाद विधि, अनुवाद विधि। इस प्रकार से हम प्राथमिक कक्षाओं में इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। सर्वाधिक रुचिकर बनाने के लिए, चूँकि छात्रों का अवधान बना रहे और वो उसका रसास्वादन करते हुए, उसके भाव को ग्रहण करते हुए, उसमें अनुरक्त होते हुए, उसमें संलग्न होकर रुचिपूर्वक उसको सीखें, इसके लिए शिक्षक द्वारा गीत विधि का प्रयोग किया जाता है, अभिनय विधि का प्रयोग किया जाता है या अर्थकथन या अनुवाद विधि का प्रयोग किया जाता है। एक एक करके इसको भी समझेंगे। अब बारी आती है कि माध्यमिक या उच्च स्तर पर उच्च कक्षाओं के लिए वही पद्य शिक्षण की विधि क्या होनी चाहिए, यानी कविताओं को पढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके अंतर्गत जो है, एक तो महत्वपूर्ण है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला एक प्रयोग है शिक्षकों के द्वारा। दूसरा है खंडान्वय। खंडान्वय विधि या तुलना विधि या फिर समीक्षा विधि। अब एक एक करके हम जानते हैं यहाँ पर कि गीत विधि क्या है, अभिनय विधि क्या है, अर्थकथन क्या है, अनुवाद विधि क्या है, व्याख्यान, खंडान्वय, तुलना या समीक्षा विधि क्या है। क्योंकि ये सारी के सारी जो विधियाँ हैं वो केवल कविता विधि, कविता शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि पद्य शिक्षण के लिए। सबसे पहले लेते हैं प्राथमिक स्तर पर, यानी छोटे बच्चों के लिए हम गीत विधि का प्रयोग क्यों करेंगे और गीत विधि होती क्या है। गीत विधि का तात्पर्य ही है गाकर पढ़ाना, यानी कि इसमें शिक्षक कविता को लय में, सुर में और उसके छंद के अनुसार वाचन करेगा, सस्वर वाचन करेगा और गाकर आकर्षित बनाते हुए बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेगा, ताकि उस स्वर में बच्चे भी सीखने की कोशिश करें। या छंद, चूँकि बच्चों को आकर्षित करती है, गेयता जो होती है कविता की बच्चों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। और विशेष तौर पर यदि छोटे बच्चों की कविताओं की हम बात करें तो वे कविताएं तो और भी रोचक होती हैं। ऐसे में यदि एक शिक्षक कविता का सस्वर वाचन करता है, बच्चों को आकृष्ट करते हुए, अपनी ओर आकृष्ट करते हुए शिक्षण करने की कोशिश करता है, तो वो जो प्रक्रिया होती है बच्चों को बहुत प्रभावित करती है, बच्चे उससे ज़्यादा अधिगम अर्जित करते हैं और हम शिक्षण में कामयाब हो पाते हैं। इसलिए एक शिक्षक को सर्वाधिक छोटे बच्चों के लिए गीत विधि का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है अभिनय विधि। अभिनय विधि का तात्पर्य है वहाँ पर मंचन नहीं करना, बल्कि कविता के भावों का अभिनय करना। एक शिक्षक जो काव्य में, कविता में या पद्य में जो भाव कवि के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं उन भावों का अभिनय करना। ध्यान रहे, बच्चों को अभिनय बहुत पसंद आता है और ऐसे में यदि एक शिक्षक भावों का अनुकरण करते हुए अभिनय करता है तो वह जो अभिनेता है शिक्षक की, वो अभिनय बच्चों को बहुत पसंद आता है, बच्चे जुड़ते हैं शिक्षक से और उस भाव को ग्रहण कर लेते हैं। तो यह जो प्रक्रिया होती है बहुत प्रभावी होती है, बच्चे इससे बड़ी ही सरलता से अधिगम अर्जित करते हैं, सीखते हैं। तीसरी विधि है इसकी अर्थकथन विधि की, जिसमें शिक्षक कविता का वाचन करने के बाद उसके मूल भावों को, सौंदर्यात्मक पक्षों को या जो उसका अर्थ है उसको केवल सामान्य सी प्रक्रिया में सरलता से समझाने की कोशिश करता है, अर्थ बता देता है केवल कि यह कविता में, इस कविता में कवि के द्वारा क्या कहा गया है, क्या कहना चाहता है। और अंतिम इसकी विधि है अनुवाद विधि। अनुवाद विधि को हम भंडारकर विधि भी कहते हैं। भंडारकर विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इस विधि की जो प्रक्रिया है इसके बारे में भंडारकर ने बताया था, तो इसको अनुवाद विधि या भंडारकर विधि भी कहते हैं। अनुवाद विधि में क्या किया जाता है, जैसे कोई कठिन शब्द आ जाए, कठिनाई के कारण
शब्दों का अनुवाद कर देना। जैसे यदि कोई बालक, जैसे उर्दू का कोई शब्द आ गया पद्य में, या किसी दूसरे देशज शब्द का प्रयोग आ गया, या फिर तत्सम शब्द का कोई ऐसा शब्द आया जो सामान्य बोलचाल में न हो और कवि ने उसका प्रयोग किया है, तो वो ऐसे शब्दों को समझने के लिए कठिनाई होती है बच्चों में। तो क्या करना चाहिए, उर्दू या तत्सम ऐसे शब्दों के कठिनता के कारण, कठिनाई स्तर को देखते हुए उनका अनुवाद कर देना चाहिए। तो अनुवाद कर के, अनुवाद के माध्यम से जो पढ़ाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, यह अनुवाद विधि कहलाती है। प्रायः पद्य शिक्षण में शिक्षकों को अनुवाद विधि का प्रयोग करना ही पड़ता है, और यह सही भी है, उनको प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं माध्यमिक स्तर पर पद्य शिक्षण की, या उच्च माध्यमिक स्तर पर, यानी कि बड़े बच्चों के शिक्षण के लिए पद्य को पढ़ाते समय हमको किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। एक है व्याख्यान विधि। जैसा कि इसके बारे में हम जानते हैं कि व्याख्यान देना यानी कि व्याख्या करना, किसी भी विषय वस्तु पर केंद्रित होकर के उससे संबंधित उसके सभी आयामों का विस्तृत उपस्थापन, आख्यान प्रस्तुत करना व्याख्यान कहलाता है। विस्तृत आख्यान, व्याख्यान। यहाँ पर इस व्याख्यान विधि में विषय वस्तु के परिचय से लेकर के, उसके स्थूल स्वरूप से लेकर के उसके सूक्ष्म स्वरूप तक पहुँचने की कोशिश की जाती है। विभिन्न दृष्टांतों का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से यह शिक्षण थोड़ा सा अमूर्तता की ओर लेकर जाता है, सूक्ष्मता की ओर ले जाता है। क्योंकि यह स्तर कठिन होता है, बड़े बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस विधि का प्रयोग छोटे बच्चों के लिए नहीं की जानी चाहिए। अगला जो प्रयोग है वह है खंडान्वय विधि का। खंडान्वय विधि में हम किसी कविता का खंड खंड अन्वय कर देते हैं। यूँ तो कर्ता, कर्म और क्रिया का जो एक प्रवाह होता है वाक्य को सही करने के लिए, कि कर्ता फिर कर्म और फिर क्रिया होनी चाहिए, तो उस प्रवाह को व्यवस्थित करना अन्वय कहलाता है। और उस प्रवाह को यदि हम खंड खंड में व्यवस्थित करते हैं तो वह खंडान्वय कहलाता है। और प्रायः इसका स्वरूप प्रश्नोत्तर विधि में परिणत हो जाता है, बदल जाता है। उसको हम प्रश्न और उत्तर के रूप में छोटे छोटे खंडों में पढ़ते हैं। जैसे ये अगर हमको दोहा पढ़ाना हो, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इस वाक्य को अगर हमको समझाना है तो हम कहेंगे कि किसकी धागा नहीं तोड़नी चाहिए, प्रेम की धागा नहीं तोड़नी चाहिए। क्यों नहीं तोड़नी चाहिए? क्योंकि तोड़ने से फिर वो नहीं जुड़ती है, जोड़ने पर क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। इस तरह की चीज़ों को हम प्रश्न और उत्तर के रूप में, छोटे छोटे अंशों के रूप में खंड खंड करके जो समझाने की कोशिश करते हैं, तो वह जो प्रक्रिया होती है अन्वय की, वह खंडान्वय कहलाती है। अगला है तुलना विधि। जैसे एक कवि के काव्य को हम पढ़ा रहे हैं, उसके अर्थ को हमने बताया, समझाया, सामान्य प्रक्रिया अपनाई, और साथ ही साथ उसी भाव के किसी दूसरे काव्य को सामने रखते हैं, जो हो सकता है कि उसी कवि की दूसरी रचना हो या फिर किसी दूसरे कवि की दूसरी रचना हो सकती है। ऐसे में दो काव्यों की परस्पर तुलना करते हुए जो शिक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो वह विधि जो होती है वह तुलना विधि कहलाती है। अगली बात करते हैं हम समीक्षा की। बहुत बृहद स्तर पर उच्च कक्षाओं में जब परिपक्व छात्र द्वारा अधिगम अर्जित किया जाता है, सीखा जाता है पद्य के बारे में, तो ज़्यादातर समीक्षा विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें काव्य से संबंधित विस्तृत जो भाव होते हैं, भावों के जो विभिन्न पक्ष होते हैं, चाहे उसका कला पक्ष हो, चाहे उसका भाव पक्ष हो, उसमें उसके अलंकार की बात करें, उसमें गुणों की बात करें, शब्द गुण की बात करें, ओज प्रसाद माधुरी की बात करें, या फिर शब्दालंकार अर्थालंकार की हम बात करें, या उसके छंद की बात करें, या रसों की बात करें, तो इस आधार पर जो हम समीक्षा करते हैं काव्य की, कविता की या कवि के कृति की, तो वह जो विधि होती है वह समीक्षा विधि कहलाती है। और यह प्रक्रिया, यह जो विधि होती है वह पद्य शिक्षण की यानी कि कविता शिक्षण की होती है। इस प्रकार हमने देखा कि प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चों के कक्षा में
काव्य को पढ़ाने के लिए गीत विधि का, अभिनय विधि का, अर्थकथन का या अनुवाद विधि के साधारण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जबकि बड़ी कक्षाओं में, उच्च माध्यमिक या माध्यमिक कक्षाओं में बड़े बच्चों के शिक्षण के लिए हमको प्रौढ़ विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये पद्य शिक्षण की सरल विधियां हैं और ये प्रौढ़ विधियां हैं, क्योंकि व्याख्यान विधि जो है अपने आप में प्रौढ़ विधि मानी जाती है। इसको छोटी कक्षाओं के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से खंडान्वय का, तुलना विधि का या समीक्षा का भी प्रयोग छोटी कक्षाओं में नहीं किया जाना चाहिए। तो ये थी यहाँ पर गद्य और पद्य के शिक्षण की विधियाँ। इसके बाद साहित्य की एक तीसरी विधा थी, वह है नाटक। नाटक में जैसा कि हम जानते हैं कि नाटक जो होता है वह पात्रों का एक विस्तृत संवाद होता है, जिसमें भिन्न भिन्न पात्र कई कथानकों को लेकर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं या किसी विशेष संदर्भ का अभिनय करते हैं। तो वो जो है नाटक है वह एकांकी भी हो सकता है। एकांकी का तात्पर्य है एक अंक का, यानी कि छोटे कथानक का, किसी एक घटनाक्रम का जिसमें चित्रण किया गया हो, वो एकांकी होता है। और जहाँ पर ढेर सारे घटनाक्रम का वर्णन हो, ढेर सारे पक्षों का, प्रसंगों का चित्रण चल रहा हो, तो वह पूरा बृहद विस्तृत नाटक होता है। एकांकी के भी स्वरूप देखने को कई मिलते हैं। इसमें अगर हम जानें कि एकांकी या नाटक अगर हम पढ़ा रहे हैं तो एक शिक्षक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, उस संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विधि है अभिनय विधि, अभिनय या मंचन विधि। अभिनय विधि का प्रयोग करना चाहिए। अभिनय, एक्टिंग। अभिनय से तात्पर्य है कि किसी भी पात्र को उसके वास्तविक स्वरूप में प्रदर्शित करने का प्रयास करना। जैसे अगर हम बात करें कि रामायण में हनुमान का जो चरित्र था या भीम का जो चरित्र था, तो भीम का व्यवहार क्या था, उसका आकार प्रकार, व्यक्तित्व किस प्रकार का था, या अन्य पात्रों का व्यक्तित्व कैसा था, या उस प्रसंग का संवाद किस प्रकार का था, तो वो पात्र और उनके संवादों का मंचन करना, अभिनय करना, नाटक करना, एक्टिंग करना, ये है अभिनय विधि। इसके माध्यम से, चूँकि यह विधि बहुत ही प्रभावी होती है, बहुत रोचक होती है, इसलिए छात्र पूरी अभिरुचि से इसको सुनते हैं, देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ तक कि बच्चों के जीवन में अभिनय विधि के कारण उनके जीवन में इसकी बहुत गहरी और बड़ी छाप, स्थायी छाप पड़ जाती है, जिसके आधार पर वह अपने जीवन में बहुत दिनों तक इसको लेकर चलते हैं और इसको एक आदर्श के रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि छात्रों के समक्ष हमें अच्छे नाटक ही प्रस्तुत करने चाहिए, अच्छे संवाद ही दिखाने चाहिए, क्योंकि यह जो प्रक्रिया होती है हमारे जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ के जाती है। नाटक तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो शिक्षा है, उसके भाव का जो स्थानांतरण हुआ है, वह वर्षों तक चलेगा, उसके व्यवहार को झकझोरेगा, प्रभावित करेगा। इसलिए अभिनय विधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि शिक्षक प्रयास करे, चेष्टा करे, तो नाटक के या रचनात्मक शिक्षण के क्रम में उसको अभिनय विधि का प्रयोग करना चाहिए और अभिनय के द्वारा, मंचन के द्वारा शिक्षण करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार हमने देखा कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत पहले तो हम भाषा की जो विभिन्न आयाम हैं उसको उसमें विभाजित करेंगे। भाषा के विभिन्न आयामों में हमने बात की कि भाषा के दो भिन्न पक्ष हैं। एक है व्याकरण का पक्ष और दूसरा है साहित्य का। व्याकरण का तो बहुत सामान्य सा है, जिसमें हम केवल नियम की बात करते हैं, लेकिन साहित्य में कुछ विधाएं बटी हुई हैं, जिसमें गद्य, पद्य और नाटक है। गद्य की विधियां अलग हैं और पद्य की विधियां अलग हैं और नाटक की विधि अलग है। ऐसे में ये भी ध्यान देने वाली बात है कि गद्य, पद्य या नाटक का जो हम प्रयोग कर रहे हैं वह किन बच्चों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि यदि छोटे बच्चों के लिए वह विधि अपनाई जा रही है तो उसके छोटे स्तर के बच्चों के लिए विधियां बदल जाएंगी, बड़े बच्चों के लिए विधियां अलग होंगी। ठीक ऐसे व्याकरण में भी हमने देखा कि आगमन और निगमन, ये दो विधियां व्याकरण में प्रयोग की जाती हैं, लेकिन इसके अलावा भी
एक विधि प्रयोग की जाती है और वो है इसके स्तर के आधार पर, जैसा कि हमने अभी पूर्व में देखा प्रारंभ में ही कि आगमन को छोटे स्तर पर और निगमन को बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है। अब हमने यहाँ पर समेकित किया, इन सभी को ध्यान में रखा। अब हम बात करते हैं स्थूल रूप से केवल और केवल भाषा के शिक्षण की। भाषा के अंतर्गत जो इनके आयाम हैं, जो इसके पक्ष हैं, जो इसकी विधियां हैं, जो इसकी विधाएं हैं, उनके बारे में तो हमने देखा। अगर हम केवल स्थूल रूप से, मूर्त रूप से कह लें, स्थूल रूप से अगर हम भाषा के शिक्षण की बात करें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण, प्रसिद्ध, चर्चित, व्यवहारिक या प्रासंगिक जो विधि है वह है प्रत्यक्ष विधि की। समेकित रूप से यदि भाषा को हस्तांतरित करना है, भाषा सिखानी है आपको, तो बच्चों के सामने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना चाहिए। अब ये प्रत्यक्ष विधि क्या है ये भी जान लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि से तात्पर्य है वो विधि जो जिस भाषा को सिखाई जा रही है उस भाषा को उसी भाषा में पढ़ाना। जिस भाषा को सिखाई जाए उसे उसी भाषा में पढ़ाना। ये क्या कहलाती है, कौन सी विधि कहलाती है? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं, जिस भाषा को पढ़ाते हैं उसको उसी में। इसीलिए हिंदी भाषा में भी प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग होता है। इंग्लिश में इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड, तो ये इंग्लिश में भी यही प्रयोग किए जाते हैं। किसी भी भाषा में प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि के प्रयोग में हम उस भाषा को उसी भाषा के माध्यम से पढ़ाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें तो हिंदी अगर हमें पढ़ानी है तो हिंदी को हम हिंदी में ही पढ़ाएंगे, हिंदी को हिंदी में ही पढ़ाएंगे। अंग्रेजी को अंग्रेजी में ही पढ़ाएंगे, या संस्कृत को संस्कृत में ही पढ़ाएंगे, संस्कृत में ही पढ़ाएंगे। तो जो भाषा हमको पढ़ानी है उसको उसी भाषा में यदि पढ़ा रहे हैं तो यह जो विधि कहलाती है, होती है, वह है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। और यदि ऐसा हो जाए जैसे हमको हिंदी का कोई अंश पढ़ाना है और या अंग्रेजी का कोई अंश पढ़ाना है या संस्कृत का पढ़ाना है और इसके शब्दों में कोई कठिनाई आ रही है, जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर कि उर्दू के शब्द भी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं या विशुद्ध संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे यदि कठिन शब्द हिंदी में आ जाएं और उन शब्दों को बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे हों तो वहाँ पर अनुवाद भी किया जा सकता है, तो वो अनुवाद विधि कहलाती है। और इसी प्रकार अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और बच्चे हिंदी भाषी छात्र हों और यदि अंग्रेजी पढ़ने में उन्हें कठिनाई आ रही हो तो स्वाभाविक है कि उन अंग्रेजी के शब्दों का, इंग्लिश जो वर्ड्स हैं उनको हिंदी में रूपांतरित करना होगा, अनुवाद करना होगा, तो वो अनुवाद विधि हो जाएगी। या फिर आप संस्कृत पढ़ा रहे हैं और बच्चों को संस्कृत के कुछ शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं तो वहाँ पर हिंदी में या जो जिस भाषा के बच्चे होंगे उस भाषा में उसको अनुवाद करना होगा, तो वो अनुवाद विधि कहलाती है। लेकिन यदि हम अनुवाद नहीं करके जो भाषा जैसी है उसको वैसा ही पढ़ा गए, अंग्रेजी को अंग्रेजी में, हिंदी को हिंदी में और संस्कृत को संस्कृत में ही पढ़ा रहे हैं, तो यह विधि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। और इसके मामले में मनोवैज्ञानिकों का कहना है
भाषा शास्त्रियों का कहना है कि प्रत्यक्ष विधि भाषा सिखाने की सबसे प्रभावी और सरल विधि है, क्योंकि जिस भाषा को छात्र सर्वाधिक सुनते हैं, उसका अधिक अनुकरण करते हैं, वो उनके व्यवहार में अधिक हस्तांतरित होती है। इस प्रकार से भाषा अर्जित करने की, सीखने की जो प्रक्रिया है वो सरल हो जाती है प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से। समग्र रूप से भाषा शिक्षण की अगर हम बात करें, समग्र रूप से अगर हम भाषा शिक्षण की बात करें, भाषा शिक्षण के लिए तो वो विधि है प्रत्यक्ष विधि। लेकिन गद्य की बात करें तो अलग है, पद्य की बात करें तो अलग है, नाटक की बात करें तो फिर विधि अलग होगी। इसी प्रकार व्याकरण की अगर बात की जाए तो फिर विधि अलग होगी। इन सब की विधियां अलग अलग हैं और भाषा के लिए प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट विधि है। तो ये थी भाषा की विधि, जिसके आधार पर शिक्षकों को अपने विवेक के अनुसार, कक्षागत परिस्थिति के अनुसार, विषय वस्तु के अनुसार, छात्रों की आयु, अवस्था, परिपक्वता के अनुसार, उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार, कक्षा स्तर के अनुसार विधियों का चयन करना चाहिए। आज की कक्षा में इतनी ही। इससे संबंधित और विस्तृत अध्ययन के लिए आप स्काई एजुकेयर ऐप पर उपलब्ध कराए गए PDF नोट्स से विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। धन्यवाद।